अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं थिंक ग्लोबल। हम हैं एसटी इन्फ्लुएंसर्स और मेरा नाम है डॉक्टर शाहिद। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालती हैं कुमंद। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी नौजवान के साथ करवाने जा रहे हैं जिनकी नज़र लिटरली सितारों पर रहती है और सियारों पे रहती है, और वो कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के बच्चे स्पेस के बारे में सीखें और वो भी सितारों पे कमर डालना के लिए तैयार हो जाएं फॉर फ्यूचर। तो हम इनवाइट करते हैं आज के हमारे गेस्ट को। उनका नाम है यमुना मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यमुना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, एक तो हमें पता है कि आप पैशनेट हैं स्पेस के बारे में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में, और ना सिर्फ आप खुद पैशनेट हैं बल्कि आप चाहती हैं कि और भी बहुत सारे जो नौजवान हैं वो इस तरफ आएँ। इसके अलावा आपका क्या तारुफ़ है? मेरा नाम है यमुना मजीद और डिग्री या प्रोफ़ेशन के हवाले से मैं एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि कोविड टेस्टिंग जो है वो हम ही लोग करते हैं। तो हुँ, यहाँ से बड़ी आसानी से मैं बता सकती हूँ कि प्रोफ़ेशन के लिहाज़ से आई एम अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट। ह्यूमन हुँ, बॉडीज़ के जितने भी हुँ, टेस्टिंग वग़ैरह होती है रिलेटेड टू और ब्लड सैंपलिंग, हमारी ब्लड सैंपलिंग के अलावा और भी बॉडी फ्लूइड्स की जितनी सैंपलिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, डिज़ीज़ का डायग्नोज़ वगैरह जो करते हैं, वो एक हुँ, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट करता है। और आजकल इट्स स्पेसिफिक जो है कोविड-19 उसकी हुँ, वर्कफ़ोर्स में हम लोग इस तरह से शामिल हैं दैट वी टेस्ट कोरोना इज़ इट पॉज़िटिव और इज़ इट नेगेटिव। हुँ, एंड माय अदर प्रोफ़ेशन इज़ नाउ अ, ए स्पेस एजुकेटर। हुँ, मैं बच्चों को स्पेस के बारे में पढ़ाती हूँ। हुँ। अच्छा, स्पेसिफ़िकली बच्चे ही क्यों? बड़ों को क्यों नहीं? अच्छा, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि मैंने जब ये काम शुरू किया था, मैं खुद 18 साल की थी। मेरा नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं था, मुझे अपनी मेडिकल स्टडीज़ भी साथ में मेंटेन करनी थी और ये काम भी करना था। तो मैं जो नॉलेज लेती थी या जो मैं पढ़ती थी, वो मैं बेसिक-बेसिक पढ़ती थी, जिससे मेरी खुद की भी लर्निंग हो और मैं फिर जब ये पढ़ाती हूँ, तो वो जो नॉलेज है ना, वो उसी एज ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए ही वो सूटेबल होती है क्योंकि हुँ, बच्चों को हम बेसिक्स पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक वजह ये भी है कि हमारे मुल्क में बेसिक्स ही नहीं पता, तो हुँ, मैंने हाई लेवल स्पेस और एस्ट्रोनॉमी वगैरह के बारे में बता के क्या करना है। और तीसरी वजह इसकी ये है कि बच्चों का वो जो एक एज ग्रुप है मतलब अगर आप मैट्रिक या एफएससी से पहले के बच्चों को अगर आप ये पढ़ा रहे हैं, तो उन बच्चों की मेंटालिटी में ना अभी थोड़ी उनके माइंडसेट में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हुँ, अ, अभी हम उनमें एक चीज़ का इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। जब एक जी, बच्चा मैट्रिक या एफएससी तक आ चुका होता है ना, तो उसने मतलब घर वालों की तरफ से उसकी करियर का फैसला हो चुका होता है कि या तो तुमने डॉक्टर बनना है या तो तुमने इंजीनियर बनना है। तो हुँ, तब हम उसको ना उस जगह से हिला नहीं सकते। तब माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वो जो एक 5 से 13 या 14 साल के बच्चे का हुँ, वो जो एज ग्रुप होता है ना, उसमें आप उसको एक चीज़ का हम कहते हैं कि आप एक स्पार्क जो है ना, हुँ, वो डेवलप कर सकते हैं एक बच्चे की इंटरेस्ट में। हुँ, हुँ। समझ आ गई कि आप बच्चों को ही क्यों पढ़ा रही हैं। तो क्या पढ़ा रही हैं स्पेस के मुतालिक? स्पेस के मुतालिक अगेन बेसिक चीज़ें इसको हम कहते हैं डीबंकिंग स्पेस हुँ, मिथ्स। बहुत सी चीज़ें जो कभी हमारी किताबों में गलत लिखी होती हैं या हम जनरली उनको गलत कंसिडर करते हैं कि ये सही है, पर वो हुँ, गलत होती हैं। ओके, मिसाल के तौर पर एक तो यूनिवर्सल मिथ है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की, कि नजूमियत और फल्कियात, ठीक है? यस, तो नजूमियत जो है वो एक साइंस नहीं है और हुँ, फल्कियात जो है वो एक प्रॉपर साइंस है। एक तो हुँ, ये बात है। उसके अलावा जैसे हमारी किताबों में ये लिखा होता है कि सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट जो है वो कौन-सा है? मरकरी, हुँ, क्योंकि वो सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है, हुँ, जबकि ये बात गलत है। चाहे मरकरी सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है, पर वो हमारे निज़ाम शमसी का सबसे ज़्यादा गर्म तरीन प्लैनेट नहीं है। हुँ, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, फिर वो बताई जाती हैं। उसी तरह हमारे ही प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट प्लूटो के बारे में काफ़ी बातें की जाती हैं कि प्लूटो को निकाल दिया, प्लूटो तबाह हो गया। अ,
मतलब बड़ी मतलब अच्छा प्लूटो जब किसी प्लैनेट से टकराएगा तो क़यामत आ जाएगी। बड़ी हुँ, फनी किस्म के हमें ना रिमार्क्स मिलते हैं। तो उसके बारे में भी बताया जाता है कि प्लूटो को अगर निकाला गया है तो किस तरह से निकाला गया है। प्लूटो को हुँ। निकालने का मतलब ये नहीं है कि साइंसदान प्लूटो के पास गए हैं एंड दे किक्ड आउट प्लूटो कि भई तुम निकलो सोलर सिस्टम से। ऐसा नहीं है, सिर्फ़ एक क्लासिफिकेशन में हमने हुँ, प्लूटो को सोलर सिस्टम से बाहर किया है क्योंकि हुँ, प्लूटो का जो साइज़ है वो बाकी प्लैनेट से काफ़ी छोटा है और उसका ऑर्बिट जो है वो भी प्रॉपर नहीं है जिस तरह बाकी प्लैनेट्स है। तो इसलिए प्लूटो को हमें ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, जैसे लूना प्लैनेट साइज़ में छोटा, वो हुँ, उनकी कैटेगरी में आ गया। बट इट इज़ स्टिल देयर। किसी ने प्लूटो को हिलाया नहीं है, कहीं धमाका नहीं हुआ, कोई उस पे क़यामत नहीं आ रही अभी। तो इस तरह की बातें जो हैं वो बच्चों को जो हैं हुँ, बताई जाती हैं। हुँ। आपने ना एस्ट्रोनॉमी की बात की तो उसी टाइम मेरे ज़हन में कार्ल सेगन आ गई। वो एक मशहूर साइंटिस्ट रहे हैं। उनकी मैंने एक सीरीज़ देखी थी, उसका नाम है कॉस्मोलॉजी। तो उस टाइम इस तरह के एचडी कैमरास तो नहीं होते थे, जो पुराने स्टाइल के टीवी उसके ऊपर वो सीरीज़ चली थी कॉस्मोलॉजी के नाम से। जी। उसके अंदर उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी बात की थी और कहा था कि ये एक सूडो साइंस है। तो वो आपकी वाली बात की ये साइंस के नहीं बारे है। में। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। नजूमियत के बारे में हम यही कहते हैं कि ये एक सूडो साइंस है। हुँ। कार्ल सैगन की जो सीरीज़ कॉस्मोस है, उसी का दोबारा अब एक सीक्वल बना हुआ है। वो भी उसका नाम भी कॉस्मोस है, जो कि हाँ, काफ़ी कॉस्मोस सॉरी। मशहूर हुँ, फिज़िसिस्ट यस, हैं हुँ, नील डिग्रीज़ टायसन। यस। अब वो हुँ, उसका एक नया जो पार्ट है, वो हुँ। कर रहे हैं। तो हाँ, इट्स रियली गुड थिंग एंड आई विश कि पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई सीरीज़ हो। हाँ, वो दूसरी वाली भी मैं देख चुका हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग गुड। है। लेकिन मुझे कार्ल जी। सेगन वाली ज़्यादा बेहतर लगती है, पता नहीं क्यों? ऑफ़ कोर्स वो सबको ज़्यादा बेहतर लगती है, वो जेन्युइन ओरिजिनल है। बेशक वो उसकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है या एचडी वीडियो में नहीं है, लेकिन कार्ल सेगन को सुनना जो है ना, वो एक मज़े का काम है। वो लगता है जी। कि एक वाक़ई साइंटिस्ट बोल रहा है। आप स्पेस के बारे में इतनी एंथुसियास्टिक है क्यों? आपका शोबा तो आपने बताया कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट का है, आपकी एजुकेशन भी स्पेस के मुतालिक नहीं है। तो अचानक से आप इसके बारे में एंथुसियास्टिक हो गई, क्यों? नहीं, नहीं। स्पेस का शौक मुझे बचपन से ही था। हुँ, ये अचानक से बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका शौक ओके। मुझे बचपन से था, लेकिन मैंने करियर वाइज़ इसको चूज़ नहीं किया। एक तो ये कि मुझे मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता था। हुँ, मुझे मैथ्स नहीं आता था। मैं अपने मैट्रिक तक मैथ्स के क्वेश्चन का ना रट्टा लगा लेती थी। हुँ, क्वेश्चन्स एज़ वेल एज़ देयर देयर आंसर्स, सॉल्यूशन सारे। और जब मैंने अपना करियर चूज़ करना था तो मुझे पता था कि मतलब मुझे मैथ्स नहीं आता और हुँ, अगर मैं फर्दर आगे जाके भी इसी तरह मैथ्स के रट्टे लगाती रही तो ये मैंने ऑनेस्ट नहीं होना था अपनी फील्ड के साथ और ये रट्टा हुँ, कितनी ही देर तक चलता है। इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। हुँ, सेकंड वजह जो थी वो थी पाकिस्तान में इस चीज़ का स्कोप ना होना। और तीसरी वजह इसकी ये थी कि मुझे एक एस्ट्रोनॉमर बनने का शौक नहीं, मुझे एक एस्ट्रोनॉट यानी कि खलाबाज़ बनने का शौक था। ओके। तो एक खलाबाज़ बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ल्कियात पढ़ें, ज़रूरी नहीं है आप सैटेलाइट इंजीनियरिंग पढ़ें, हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी डिग्रीज़ मैथ्स और इंजीनियरिंग में ही लें। ठीक है, इन साइंसेज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन बहुत से बायोकेमिस्ट भी हैं, मैरीन बायोलॉजिस्ट भी हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट इस तरह की डिग्री वाले खलाबाज़ भी हैं जो कि खला में जा चुके हैं। यस। तो वो लोग जो हैं वो मेरी उम्मीद थे कि ठीक है देयर इज़ अ करियर पाथ और ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेस में जाने के लिए इंजीनियरिंग ही करें। हुँ, तो अभी आपको अपने आप के लिए फ्यूचर में क्या नज़र आ रहा है? आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको क्या लगता है आप क्या बन सकेंगी? अगर इसी रास्ते पे आज से चलती रहें 5 साल बाद इतना लंबा वैसे कभी मैंने प्लान तो नहीं किया। हुँ, आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड इतना लंबा प्लान करना नहीं चाहिए बिकॉज़ लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन हुँ, बट फिर भी एक बैकअप प्लान तो होता ही है। सो दैट इज़ फॉर नाउ आई एम प्लानिंग टू गेट माय मास्टर्स। अभी मेरी ग्रेजुएशन हो गई है और मास्टर्स मैं अपने एक और शौक में कर रही हूँ जिस सब्जेक्ट को मैंने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में चूज़ किया था, वो डिग्री भी मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ की थी क्योंकि मुझे जेनेटिक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। यस। मेडिकल जेनेटिक्स और ये हुँ, भी मेरा एक इंटरेस्ट है। तो मैं फर्दर अपना मास्टर्स जो है वो इसी एजुकेशन में, इसी सब्जेक्ट में करना चाहूँगी और एस्ट्रोनॉट बनना तो एक बहुत दूर की बात है एंड आई कैन हुँ, नेवर से कि मैं वो बन जाऊँगी बिकॉज़ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट आई थिंक जब तक हूँ मैं उसके लिए कोशिश करती रहूँगी, मेहनत करती रहूँगी। आई डोंट वांट एनी रिग्रेट कि मैंने कोशिश नहीं की। हुँ, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो भी साइंस की डिग्री कर रहे हैं उसमें आप पहले
A1 हो जाए, उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, फिर आगे की बातें आती हैं। हुँ। वैसे जेनेटिक्स में मुझे पर्सनली भी काफ़ी शौक रहा है और किसी ज़माने में अपनी मैंने जेनेटिक सीक्वेंसिंग कराई थी। अभी आप बात कर रही थी कि आप उसमें डिग्री करेंगी, तो मुझे अगले दिनों हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर तनवीर साहब, वो वायरस और ये बैक्टीरिया इनमें काफ़ी उनकी रिसर्च है। एक सीनियर रिसर्चर यहाँ हुँ, पर एस्ट्राज़ेनेका में वो काम करते हैं। एस्ट्राज़ेनेका का नाम आपने सुना होगा, आपका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है। तो वो बात कर रहे थे कि अभी जो कोरोना की वैक्सीन बेसिकली उसका जो मैकेनिज़्म है काम करने का, उसको आप जीन थेरेपी कह सकते हैं। तो जी, अगेन ये वैक्सीन में भी आपका जो जो है ना जेनेटिक्स का इतना ज़्यादा रोल है। तो जी, इट्स जी, रियली इंटरेस्टिंग बहुत-बहुत फील्ड। एप्लीकेशंस हैं। हुँ। तो आपकी अभी तक जो आप बच्चों को टीच कर रही हैं, आपकी क्या रिफ्लेक्शंस हैं इसके ऊपर? आपकी क्या लर्निंग्स हैं? वापस बच्चों से आपने क्या सीखा? अ, वापस बच्चों से लर्निंग सबसे पहले तो ये है कि उनका जो एंथुसियाज़्म है उसकी वज़ह से मैं पिछले 4-5 साल से ये काम कर रही हूँ। अगर मुझे बच्चों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलता तो शायद मैं 1 साल या 2 साल बाद ही ये काम छोड़ देती। हुँ, बच्चों की तरफ से ये इतना पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलता है और ये जानने को मिलता है कि मेरे जैसे और बहुत से बच्चे हैं, ठीक है? जिस एज में मुझे इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और मैं कुछ करना चाहती थी, उस तरह की लाइक मुझे छोटी-छोटी बहुत किसी भी क्लासरूम में जाऊँ ना तो मुझे छोटी-छोटी बहुत यमुनाज़ मिलती हैं, ठीक है? लड़के भी, लड़कियाँ भी, देयर आर किड्स हू आर पैशनेट अबाउट स्पेस और समटाइम्स ऐसे होता है कि वो मुझे चुप करवा के खुद मुझे बताने लग जाते हैं अबाउट स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी एंड सम किड्स हैव नॉलेज मोर देन मी। हुँ, और मैं उनको चुप नहीं करवाती। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जान कर के बच्चों को मेरे से भी ज़्यादा पता है। ये टॉपिक ऐसा है जो क्लासरूम में डिस्कस नहीं होता। हुँ, ये टॉपिक ऐसा है जो घर पे शायद पेरेंट्स भी बच्चों को एनकरेज नहीं करते कि हम ये डिस्कस करते हैं। तो हुँ, मैंने देखा है कि जब बच्चों को प्लेटफ़ॉर्म मिलता है ना इसके बारे में बोलने का, वो यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखते हैं और फिर जब उनको एक पता चलता है कि वो यहाँ पे हम अब कुछ बोल सकते हैं, तो वो ना एकदम फट के बोलते हैं सब कुछ, जो-जो उनको एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता होता है। हुँ, तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और एक लर्निंग मेरी भी इस तरह से है। ऑफ कोर्स मैं अ, साथ में कोई डिग्री तो नहीं कर रही एस्ट्रोनॉमी की लेकिन जिस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले खुद कंटेंट तैयार करना होता है, हुँ, उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो उस सारे प्रोसीजर के दौरान मेरी भी काफ़ी लर्निंग हो जाती है। हुँ। आपने बोला कि कुछ बच्चों को आपसे भी ज़्यादा पता होता है। वो कितनी एज के जी। बच्चे होते हैं? वो इसी 6 से 14 साल की उम्र के दरमियान। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि 6-7 साल के बच्चे को आपसे ज़्यादा पता हो स्पेस के बारे में। जी, वो बहुत सी चीज़ें मतलब अब जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँगी मुझे डार्क मैटर के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हुँ, तो मैंने एक वर्कशॉप की थी जिसमें एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा बातें की थी डार्क मैटर के बारे में और मैं सुन के हैरान थी कि ये बच्चा जो बोल रहा है मतलब इस टॉपिक के बारे में मैं इतना नहीं बोलती क्योंकि हुँ, मेरी पर्सनल नॉलेज नहीं है इस टॉपिक के बारे में और मैं हेसिटेट करूँगी इस टॉपिक के बारे में किसी भी सवाल का जवाब देने में। पर वो बच्चा बहुत ईज़ी और बहुत कॉन्फिडेंट होके जो है ना इसके बारे में सारे जवाब दे रहा था। तो वही है कि हमारे यहाँ जो टिपिकल एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे अगर बच्चा कुछ हट के जवाब दे दे तो टीचर्स जो हैं उसको चुप करा देते हैं कि ओहो! ये हमसे ज़्यादा क्यों बोल रहा है? ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं करना ऐसे चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हुँ, अगर उसको आता है तो लाइक मैंने उसको चुप नहीं करवाया क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई कि हुँ, उसको मतलब इतना ज़्यादा आता है। आई वाज़ वेरी हैप्पी आई टूक अ पिक्चर विद हिम बिकॉज़ हू नोज़ वो बड़े होके क्या बने। तो हमारे यहाँ इस तरह के बच्चे भी हैं। फैंटास्टिक। अब अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी के एतबार से आपसे एक सवाल पूछें कि बीइंग फीमेल इस सारे जर्नी में आपको कुछ चैलेंजेस दरपेश तो नहीं आए? सर आते ही हैं किसको नहीं आते बीइंग अ फीमेल तो स्पेशली बहुत आते हैं। हुँ, सबसे बड़ा चैलेंज तो सबसे पहली लड़ाई यू कैन से हमें अपने घर वालों के साथ लड़नी होती है। हुँ, अ, उनका एतमाद जीतना होता है कि दे हुँ, लेट अस वर्क, लेट अस स्टेप आउट ऑफ होम एंड वर्क इन अ कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर कि मतलब इसकी कोई तुक नहीं बनती ना मेरा तो जो काम था उसकी तो कोई तुक नहीं बनती थी। इट वाज़ जस्ट मी क्रेज़ी अबाउट स्पेस एंड आई आस्क्ड देम कि मुझे बस डिफरेंट स्कूल्स में जाना है। हुँ, और जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैंने अपने घर वालों के सामने ये शर्त रखी थी कि इफ यू लेट मी गो टू डिफरेंट स्कूल्स तो मैं और कोई पार्टी नहीं करूँगी। लाइक आई वाज़ अ टीनेजर और मैं बहुत दोस्तों से मिलती थी और इधर-उधर जाती थी, तो मैंने कहा वो सब खत्म। मैंने हुँ, कहा आई विल नॉट मीट एनीवन मैं कोई फ्रेंड्स वगैरह के साथ हैंग आउट वगैरह नहीं करूँगी। दिस इज़ माय हैंग आउट।
हुँ, सो फॉर 2 टू 3 इयर्स मेरा जो हैंग आउट, मेरी एन्जॉयमेंट, मेरा सब कुछ जो है ना, वो बस मेरा काम ही रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, बिकॉज़ मुझे उस मेहनत का बहुत ज़्यादा फल मिला है, बहुत ज़्यादा। हुँ, घर वालों के चैलेंज के अलावा एक चैलेंज ये भी होता है कि एक मैंने काफ़ी यंग एज में काम शुरू कर दिया था, तो जिस भी स्कूल में जाती थी उनको लगता था अच्छा बच्ची है, बोलने दो इसको बोलने दो एंड जस्ट इसको फारिग करवाओ ना, इस तरह से भी काफ़ी रिस्पॉन्स मिलता था। हुँ, फिर एक प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट को लेके था कि हुँ, स्कूल्स ये नहीं मानते थे कि हम एस्ट्रोनॉमी या स्पेस की बात जो है ना क्लासरूम में करवाएं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बने। फिर एक ये चैलेंज था कि मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट थी और पढ़ाना मैं ऐसी साइंस चाह रही थी जिसकी जॉब्स नहीं है हमारे मुल्क में। तो मतलब इस तरह की भी बातें होनी कि आपने खुद तो अपना करियर सिक्योर कर लिया है मेडिकल में जाके, तो अब हमारे बच्चों को आप गुमराह करने के लिए आई हैं। इस तरह की बातें। तो हुँ, ये काफ़ी चीज़ें हैं। फिर एक चैलेंज जो है वो हमारे कस्टम वालों को लेके भी बड़ा होता है कि एक तो ये कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ एजुकेशनल इक्विपमेंट जो है या साइंटिफिक इक्विपमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलता। दूरबीनें इतनी आसानी से नहीं मिलती। मँगवा रहे हैं अगर आप बाहर से, एक तो ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है और अगर आप बाहर से खुद भी मँगवा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करके, तो कस्टम वाले आपको इतना ख़ुआर कर देते हैं। दे विल लाइक मैं अब क्या ही बोलूँ कि वो उसको टेलीस्कोप को एक बहुत ही अजीब इक्विपमेंट कंसिडर करते हैं और कहते हैं जी कि हम आपको नहीं देंगे ये वो। फिर या तो इतने की टेलीस्कोप नहीं होती जितने के पैसे हम उनको दें कि वो हमें हमारा पार्सल दे दें। तो एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप बाहर से भी मँगवा लो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हुँ, जैसे मुझे दूरबीनें मैंने जीती थी, मुझे मिली थी, तो मुझे काफ़ी इश्यू हुआ था उनको कस्टम से निकलवाने के लिए। अगर आपके पास सिफ़ारिश नहीं है बड़ी-सी या अगर आप अच्छी खासी कस्टम से भी डबल अमाउंट उनको नहीं दे रहे, तो वो चीज़ आपकी बाहर निकलेगी या फिर आप उसको लगेज में खोल के लेके आएँ। तो ये एक जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैं अब तक फेस कर रही हूँ। लाइक 3-4 साल के बाद भी आई एम फेसिंग दिस कि अगर मैंने अब बहुत काम कर लिया और अगर मैं कह रही हूँ कि ठीक है मैंने बाहर से 4 टेलीस्कोप्स मँगवानी है और यहाँ पे सरकारी स्कूलों में दे देनी है। हुँ, तो मैं ईज़िली वो 4 टेलीस्कोप्स अगर खरीद भी लूँगी, तो मैं वो यहाँ पे मँगवा कर वो बस एयरपोर्ट पे पड़ी रहेंगी। हुँ, वहाँ से आगे वो मेरे हाथ में जिस तरह लानी है ना, वो एक बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है। मेरे जैसी एक आम लड़की से जो एक आम आम फैमिली से ताल्लुक रखती है, भई मेरे पास इतनी बड़ी-बड़ी कोई सिफ़ारिशें नहीं है, ठीक है? एंड आई कैन नॉट पे ह्यूज कस्टम मनी। हुँ, तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल प्रोसीजर है कि मैं वो कैसे करूँ? तो ये चीज़ें जो है ना वो कुछ काम जो आप करना भी चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कि आप वो नहीं कर पाते। तो एक ये मेरी बहुत बड़ी जो है ना शिकायत है। हुँ, जितनी भी वज़ारतें हैं, साइंस की बैठी हुई हैं, कॉमर्स की बैठी हुई हैं, ये जीपीओ वाले और ये सब हुँ। इनकी वज़ह से ये एक बहुत बड़ा जो है ना चैलेंज मैं आजकल फेस कर रही हूँ। अच्छा, वो जो चीज़ें आपने इम्पोर्ट करना होती हैं, आपको नहीं लगता कि अगर आपने इवेंचुअली एक स्कूल को ही देनी है, तो स्कूल बीइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन या इंस्टीट्यूशन, वो डायरेक्ट मँगवा ले बाहर से, तो वो उन्हीं के नाम पे आए? नहीं, नहीं, वो देखें यही तो बात है ना हमारे जो यहाँ पे इदारे हैं ना, वो तो चाहते हैं कि पकी-पकाई खीर मिले। ओके। हमें हाथ-पैर ना हिलाने पड़े, हुँ, स्पेशली सरकारी इदारे। तो वही बात है कि यहाँ पे जिन इदारों में वो बच्चे हैं जिनको वाक़ई सीखने का शौक है, जो इस चीज़ के हकदार भी हैं, अ, अब वो बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते ना, ये सब कुछ स्कूल की इंतज़ामिया पे डिपेंड करता है और यस। स्कूल की इंतज़ामिया कहेगी कि हमें कितने नफ़लों का हम क्यों ये एक एक्स्ट्रा काम करें, हम क्यों एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएँ। लेकिन हाँ, अगर वही मैं बहुत से सरकारी स्कूलों में जाके सेशन देती हूँ, तो उसके बाद टीचर्स पकड़ के बैठ जाते हैं, हाँ जी भई आप हमारे स्कूल को इतने-इतने पोस्टर्स लाके दे दें, आप हमारे स्कूल को किताबें दे दें, हमें ये डोनेट कर दें। उस वक़्त वो अगर मैं जाके उनको चीज़ दे दूँगी, वो बहुत खुशी-खुशी ले लेंगे। हुँ, लेकिन अगर मैं उनको कह रही हूँ कि वो थोड़ी-सी एफर्ट लगाएँ, तो वो नहीं करेंगे। ये भी मेरे ख़्याल से एक चैलेंजिंग पार्ट है। रियली फिर वही चैलेंजिंग। बात है हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों की मतलब इतनी ज़्यादा उनकी सैलरीज़ भी नहीं होती। वो कहेंगे क्यों हम इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करें? हुँ, टीचर्स को भी तो उस तरह से एनकरेज नहीं किया जाता ना कि वो आउट ऑफ द वे जाके अपने बच्चों को पढ़ाएँ। तो हुँ, एक तरह से उन लोग की बात भी सही होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, ज़ाहिर आप इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगा रही हैं और खर्चे भी कर रही होंगी, तो आपको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है इन सारे कामों के लिए? नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से नहीं मिलती। ये ऐसे है कि कोई 2 डेढ़ साल मैंने ये काम खुद ही किया था, अपनी पॉकेट मनी से ही करती होती थी
और उसमें भी ज़्यादा इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर योर पैशन तो आपको मज़ा आता है। हुँ, मेरे जितनी एज के लोग हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ के कितने-कितने उड़ा देते हैं। वी जस्ट बाय ब्रांडेड क्लोथ्स और उस पे इतने लग जाते हैं। लेकिन जब आप इस तरह का कोई काम करने जाते हैं तो इस पे इतने ज़्यादा नहीं लगते। हाँ, ऑफ कोर्स जब आप कंटीन्यूअसली इतने सालों करेंगे तो फिर तो यू नीड एन इन्वेस्टमेंट। तो हुँ, 2 और आधे साल तक मैंने ये किया था काम बिल्कुल फ्री एवरीवेयर। हुँ, उसके बाद आई स्टार्टेड चार्जिंग प्राइवेट स्कूल्स। फिर प्राइवेट स्कूल जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बच्चे पे करते थे और फिर उससे कॉस्ट के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके बाद आप सरकारी स्कूलों में, ऑर्फनेजेस में और जितने भी ट्रस्ट स्कूल्स हैं, वहाँ पे जाके आप ये काम जो है ना बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। हुँ, और अगर आप खुद भी कहीं जा नहीं सकते, तो फिर मैं वहाँ पे अक्सर मटेरियल भेज देती हूँ। मतलब अगर मेरे पास किताबें हैं, पोस्टर्स हैं, तो बस एक डब्बा बनाया और भेज दो स्कूल में कि एट लीस्ट उन अगर मैं वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकती, तो ये चीज़ें तो उनके क्लासरूम तक पहुँच जाएँगी और फिर उनके टीचर से कनेक्ट करके उनको कुछ समझा देना कि ये बच्चों की क्लास में लगा दें और उनको ऐसे-ऐसे पढ़ा दें। बिल्कुल बेसिक आसान सी चीज़ें। तो उसमें फिर टीचर्स भी ऑफ कोर्स खुश होते हैं क्योंकि पकी-पकाई चीज़ जा रही है उनको। ओके, दैट्स अ वे ऑफ एनकरेजिंग आई थिंक। हुँ। अच्छा, एक जो चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में भी ऐसा है और मैंने यहाँ स्वीडन में भी देखा है कि इंजीनियरिंग फ़ील्ड में फ़ीमेल्स कम आती हैं ओवरऑल। जी। तो पहले तो अब आप मुझे बताएँ कि क्या आपको क्या लगता है कि जो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है वो ख़वातीन के लिए नहीं है या है? और अगर नहीं, है तो कम क्यों आती हैं? ये वैसे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि क्यों औरतें जो है ना इस फ़ील्ड में कम होती हैं। एक तो सबसे पहले मैं कहूँगी मेरे ख़्याल से पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे मैं ये कहूँगी कि हमें मैथ्स से बड़ा डर लगता है। मुझे पर्सनली मैथ से बड़ा डर लगता है। ठीक है, ये हुँ, हिसाब-किताब एंड ऑल द टेबल्स एंड डिविजन्स एंड ऑल दीज़ सिंबल्स मुझे खुद इनसे बहुत डर लगता है। उसके अलावा अगर हम अपने कल्चर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग की जिस तरह से आगे जॉब्स होती हैं, वो फील्ड जॉब्स होती हैं। जैसे अगर कोई पेट्रोलियम इंजीनियर लड़की है, तो वो किसी ऑयल रिफाइनरी में जाके कैसे काम कर सकती है? हुँ, हमारे यहाँ तो यहाँ लाइक नोबडी विल गिव अलाउ परमिशन टू हर हुँ, डॉटर ना, वो अलाउ नहीं करेंगे हमारे ऊपर। वो एक जो चीज़ है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें ऊपर से अलाउ नहीं किया जाएगा। तो वो तो एक जॉब करने का की परमिशन ही हमें मिलेगी और अगर ज़िद किया जाएगा तो हम कह देंगे जी कि हमने बेटी की कमाइयाँ नहीं खानी और ये वो ही हमारे देश की जो रीज़न्स हैं, ठीक है? हुँ, अ, हाँ, अगर अगर बेटी डॉक्टर बन रही है तो बीइंग अ डॉक्टर दैट व्हाइट कोट उसको वो बहुत एप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ वो हमारे कल्चर में एक स्टैंडर्ड बन गया है। डॉक्टर बहू या डॉक्टर बेटी का जो है वो एक स्टैंडर्ड बन गया। वो वही फील्ड में अगर बेटा जाएगा इफ अ सन इज़ पेट्रोलियम इंजीनियर तो उसको बहुत जो है ना हौसला अफ़ज़ाई मिलेगी पेरेंट्स की तरफ से। तो वो मेरे ख़्याल से सोशल और कल्चरल बैरियर्स जो है ना हमारे यहाँ, वो बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ में हुँ। रुकावट बनते हैं। और इस चीज़ वरना को मैंने दूर बहुत कैसे किया सी जा सकता है? इन जी, जी? बैरियर्स को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? और आपके ख़्याल में आप बीइंग अ फीमेल आपके ख़्याल में क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि ये बैरियर्स सर दूर हो जाएँ? फीमेल्स को इनकरेज करने के लिए स्पेशल या तो पोजीशंस रखें या कुछ इस तरह के स्पेशल प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ, जो कि हुँ, हैं ही सिर्फ फीमेल्स के लिए। हुँ, जिनको डे या फॉर एग्जांपल कोई स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करवा दें या कोई ट्रेनिंग या कोई फेलोशिप इंट्रोड्यूस करवा दें, जो कि स्पेशली इस तरह की फील्ड्स में ना वुमेन के लिए हो रही है। ताकि उसमें मोस्टली जो है वो लड़कियाँ ही हैं, वो अप्लाई करें। हुँ, और एनकरेजमेंट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फेलोशिप प्रोग्राम्स अब तो बहुत कुछ होता है। और ये जनरली भी देखा जाता है कि सिर्फ हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही नहीं, ओवरऑल दुनिया में ये चीज़ें जो है ना ये देखी जाती है कि इंजीनियरिंग में और इस तरह के फील्ड वर्क में औरतें जो हैं कम हैं। और ये सोशल कल्चरल बैरियर्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है। ये इस तरह के बैरियर्स हर मुल्क में पाए जाते हैं, जबकि पुराने ज़माने में भी जो शुरू-शुरू के साइंसदान थे उनमें भी एक टाइम था कि औरतों को लैबोरेटरीज़ में आने की इजाज़त नहीं होती थी। मैरी क्यूरी और इस तरह की काफ़ी साइंसदान जो पीछे रह चुके हैं, वो छुप-छुप के अपने साइंस पे काम करती थी। उनको हुँ, अलाउ नहीं था कि वो एजुकेशन में या साइंस में जो है ना वो हिस्सा लें। ओके। आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस? फ्यूचर एस्पिरेशंस एक तो
द क्लोजेस्ट वन इज टू गेट माय मास्टर्स डिग्री सबसे पहले तो, और उसके अलावा द लॉन्ग टर्म वन इज लाइक अ ड्रीम टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। उसके अलावा आई थिंक एक जनरल अगर मैं कहूँ तो एक बेहतर इंसान, एक बेहतर। बेहतर इंसान बनना, डेली अपने आप को अपने कल से बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना। हुँ, आई डोंट कम्पीट विद अदर्स, हुँ, मतलब दूसरों से मेरा कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरे कल से है। तो मैं यही एग्ज़ैक्टली। चाहती हूँ कि मैं हर दिन अपने आप को और अपने काम को इसमें बेहतरियाँ लाती रहूँ बस, दैट्स इट। ऑसम। अच्छा, अब फाइनल क्वेश्चन कि हम जी। या हमारे जैसे और लोग या हमारे व्यूअर्स आपके इस नोबल काज़ में क्या हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले तो स्प्रेड द वर्ड अबाउट माय वर्क, यू गाइस कैन शेयर, जिस तरह आप अब इस वक़्त मेरे साथ ये सेशन कर रहे हैं, इस तरह से आपके जितने भी सुनने वाले हैं, उनको मेरे काम के बारे में पता चलेगा। उनके घर पे, उनके फैमिली में अगर कोई भी ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्पेस और एस्ट्रोनॉमी का शौक है, वो हुँ, मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मेरे सेशन जॉइन कर सकते हैं। उसके अलावा एक गुज़ारिश ही है जो मैं कह सकती हूँ सबको कि बच्चों को जिस चीज़ का शौक है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो मैथ्स है, उनको वो करने दें। क्योंकि जो काम शौक से किया जाता है ना, वो बोझ नहीं लगता, यस। और उसमें बच्चा जो है वो अपनी बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस देता है। मैं ऐसे बहुत से लोग देख रही हूँ मेरे इर्द-गिर्द, जो अब मतलब इस वक़्त पाकिस्तान के बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, वीडियोग्राफ़र्स हैं, फ़िल्म मेकर्स हैं, और वो सब मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे होंगे। पर उनकी एजुकेशनल अगर आप बैकग्राउंड पूछें तो दे आर इंजीनियर्स, हुँ, और दे हैव सम अदर डिग्रीज। तो मतलब पेरेंट्स के कहने पे हम बन लिए ये, ठीक है, बट हमारा पैशन ये था, और डिग्री करने के बाद हमने ये ज्वाइन किया एंड नाउ वी आर लिविंग अवर लाइफ। तो जिस चीज में मतलब देखें, डिग्री के बगैर आप उस चीज में इतनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अल्लाह आपको रिस्क भी दे रहा है। हमारे यहाँ ये होता है दैट वी थिंक, ओ माय गॉड, नहीं नहीं, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेगा तो ये तो भाई हमारा बच्चा तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता दुनिया में। तो आई एम जस्ट टेलिंग, कीप टेलिंग ऑल पेरेंट्स कि पूरी दुनिया जो है ना वो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स नहीं चलाते। हुँ, वी नीड एवरी प्रोफेशन, एक टेक्नोलॉजिस्ट से लेके कॉमर्स के लोग या जितनी भी फील्ड्स हैं, आर्टिस्ट, वीडियोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, ये जो आप टीवी पे इतनी एंटरटेनमेंट की चीजें देख रहे होते हैं, ये भी वही लोग बनाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाने वाले वही होते हैं। हुँ, तो कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता, और किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता, स्कोप मेहनत का होता है। बच्चा जिस चीज में मेहनत करेगा उसको उसका इंशाल्लाह फल मिलेगा। इंशाल्लाह। यमुना, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग और अमेज़िंग मैसेज दिए हैं लोगों को और उनके जो है बच्चों को के लिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा और हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़। खुदा